उसी शाम को इमरान और फैयाज जज साहब के ड्राइंग रूम में बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी लड़की भी मौजूद थी और उसने उस वक्त भी काले रंग की ऐनक लगा रखी थी। इमरान बार बार उसकी तरफ देखकर ठंडी आंखें भर रहा था। फैयाज अभी कभी कभी राबिया की नज़र बचाकर उसे घूरने लगता। थोड़ी देर बाद जज साहब आ गए और राबिया उठकर चली गई। बड़ी तकलीफ़ हुई आपको? फैयाज बोला। कोई बात नहीं, फरमाइए। बात यह है कि मैं अयाज़ के बारे में और जानकारी चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। मैं उसके ख़ानदानी हालात मालूम करना चाहता हूँ ताकि उसके रिश्तेदारों से मिल सकूँ। अफसोस कि मैं उसके बारे में कुछ ना बता सकूँगा, जज साहब ने कहा। बात आपको अजीब मालूम होगी, लेकिन यह हकीकत है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। हालांकि हम गहरे दोस्त थे। क्या आप ये भी ना बता सकेंगे कि वह बाशिंदा कहाँ का था? अफसोस मैं ये भी नहीं जानता। बड़ी अजीब बात है। अच्छा, पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। फैयाज़ एकदम चौंक पड़ा, लेकिन इमरान बिल्कुल ठस बैठा रहा। उस पर कोई असर नहीं पड़ा। कब की बात है? फैयाज़ ने पूछा। 30 साल पहले की, और ये मुलाकात बड़े अजीब हालात में हुई थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं ऑक्सफोर्ड में कानून पढ़ रहा था। एक बार हंगामे में फंस गया जिसकी वजह 100% गलत फहमी थी। अब से 30 साल पहले का लंदन नफ़रत अंगेज़ था। जितनी नफ़रत की जाए कम थी। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ के एक होटल पर एक ऐसा साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, हिंदुस्तानियों और कुत्तों का दाखिला मना है। मैं नहीं कह सकता कि वह अब भी है या नहीं। बहरहाल, ऐसे माहौल में अगर किसी हिंदुस्तानी और किसी अंग्रेज़ के दरमियान में कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो अंजाम ज़ाहिर ही है। वह एक रेस्तरा था जहाँ एक अंग्रेज़ से मेरा झगड़ा हो गया। इलाका ईस्ट एंड का था, जहाँ ज़्यादातर जंगली रहा करते थे। आज भी जंगली ही रहते हैं। इंतहाई गैर मुजहब लोग जो जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। ओह, मैं खामखा बात को लंबी कर रहा हूँ। मतलब यह है कि झगड़ा बढ़ गया। सच्ची बात तो यह है कि मैं खुद ही किसी तरह जान बचाकर निकल जाना चाहता था। अचानक एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ मेरे पास पहुँच गया। वह अयाज़ था। उसी दिन मैंने उसे पहले पहल देखा और इस रूप में देखा कि आज तक हैरान हूँ। वह मजमा जो मुझे मार डालने पर तुल गया था, अयाज़ की शक्ल देखते ही तितर बितर हो गया। ऐसा मालूम हुआ जैसे भेड़ों के झुंड में कोई भेड़िया घुस आया हो। बाद में मालूम हुआ कि अयाज़ उस इलाके के दारो असर लोगों में से था। ऐसा क्यों था, यह मुझे आज तक न मालूम हो सका। हमारे ताल्लुकात बड़े और बढ़ते चले गए, लेकिन मैं उसके बारे में कभी कुछ ना जान सका। वह हिंदुस्तानी ही था, लेकिन मुझे यहाँ तक भी मालूम नहीं हो सका कि वह किस सूबे या शहर का बाशिंदा था। जज साहब ने खामोश होकर उनकी तरफ सिगार की इस बढ़ाया। इमरान खामोश बैठा छत की तरफ घूर रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे फैयाज़ ज़बरदस्ती किसी बेवकूफ़ को पकड़ लाया हो। बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि ऐसा आदमी जो उनकी गुफ्तगू ही समझने के लायक ना हो। फयाज़ ने कई बार उसे कनखियों से देखा भी, लेकिन वह खामोश ही रहा। शुक्रिया, फयाज़ ने सिगार लेते हुए कहा, और फिर इमरान की तरफ देखकर बोला, जी ये नहीं पीते। इस पर इमरान ने छत से अपनी नज़र न हटाई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह खुद को तनहा महसूस कर रहा हो। जज साहब ने भी अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। अचानक इमरान ने ठंडी सांस लेकर अल्लाह कहा और सीधा होकर बैठ गया। वह मुंह चलाता हुआ उन दोनों को बेवकूफ़ों की तरह देख रहा था। इस पर फैयाज़ को खुशी हुई कि जज साहब ने इमरान के बारे में कुछ नहीं पूछा। फैयाज़ कोई दूसरा सवाल सोच रहा था और साथ ही साथ ये दुआ भी कर रहा था कि इमरान की ज़बान बंद ही रहे तो बेहतर है। मगर शायद इमरान चेहरा पढ़ने में भी माहिर था, क्योंकि दूसरे ही लम्हे में उसने बकना शुरू कर दिया। हाँ साहब, अच्छे लोग बहुत कम ज़िंदगी लेकर आते हैं। अयाज साहब तो वलील्लाह थे। चर्क कर्ज रफ्तारो नाअंजार कब किसी को, गालिब का शेर है। लेकिन इससे पहले कि इमरान शेर सुनाता, फयाज़ बोल पड़ा, जी हाँ, कस्बे वालों में कुछ इसी किस्म की अफवाह है। भाई ये बात तो किसी तरह मेरे हलक से नहीं उतरती। सुना मैंने भी है, जज साहब बोले। उसकी मौत के बाद कस्बे के कुछ मुअज्जिज़ लोगों से मिला भी था। उन्होंने भी यही जाहिर किया था कि वह कोई पहुंचा हुआ आदमी था, लेकिन मैं नहीं समझता। उसकी शख्सियत भेद भरी ज़रूर थी, मगर इन मानी में नहीं। उसके नौकर के बारे में क्या ख्याल है जो कब्र की मुजावरी करता है? फयाज़ ने पूछा। वे भी एक पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, इमरान तड़ से बोला, और जज साहब फिर उसे घूरने लगे। लेकिन इस बार भी उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। क्या वसीयत में यह बात जाहिर कर दी गई है कि कब्र का मुजाविर इमारत के बाहरी कमरे पर काबिज़ रहेगा? फयाज़ ने जज साहब से पूछा। जी हाँ, कतई, जज साहब ने उकताए हुए लहजे में कहा। बेहतर होगा अगर हम दूसरी बातें करें। उस इमारत से मेरा बस इतना ही ताल्लुक़ है कि मैं कानूनी तौर पर उसका मालिक हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे घर का कोई आदमी आज तक उसमें नहीं रहा। कोई कभी उधर गया भी ना होगा। फयाज़ ने कहा। भाई क्यों नहीं, शुरू में तो सभी को उसका देखने का शौक़ था। जाहिर है कि वह एक हैरत अंगेज़ तरीके से हमारी मिल्कियत में आई थी। अयाज साहब के जनाजे पर नूर की बारिश हुई थी। इमरान ने फिर टुकड़ा लगाया। मुझे पता नहीं, जज साहब बेजारी से बोले। मैं उस वक्त वहाँ पहुँचा था जब वह दफन किया जा चुका था। मेरा ख्याल है कि उसी इमारत पर किसी हवा का असर है, फयाज़ ने कहा। हो सकता है,
काश वह मेरी मिल्कियत ना होती। क्या अब आप लोग मुझे इजाज़त देंगे? माफ़ कीजिएगा, फ़याज़ उठता हुआ बोला। आपको बहुत तकलीफ़ दी, मगर मामला ही ऐसा है। फ़याज़ और इमरान बाहर निकले। फ़याज़ उस पर झल्लाया हुआ था। बाहर आते ही बरस पड़ा। तुम हर जगह अपने गधेपन का सबूत देने लगते हो, और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें गोली मार दूँ। इमरान बोला। क्यों, मैंने क्या किया है? तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि 1 आग वाली 14 तारीख की रात को कहाँ थी? क्यों बोर करते हो, मेरा मूड ठीक नहीं है। खैर मुझे क्या, मैं खुद ही पूछ लूँगा। इमरान ने कहा। सर जहांगीर को जानते हो? हाँ, क्यों? वह मेरा रकीब है। होगा तो मैं क्या करूँ? किसी तरह पता लगाओ कि वह आजकल कहाँ है। मेरा वक्त बर्बाद ना करो। फयाज झुंझला गया। तब फिर तुम भी वहीं जाओ जहाँ शैतान क़यामत के दिन जाएगा, इमरान ने कहा, और लंबे लंबे डग भरता हुआ जज साहब के गैराज की तरफ चला गया। यहाँ से राबिया जाने के लिए कार निकाल रही थी। मिस सलीम, इमरान खकार कर बोला। शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। ओह जी हाँ, राबिया जल्दी से बोली। क्या आप मुझे लिफ्ट देना पसंद करेंगी? शौक से आइए। राबिया खुद ड्राइव कर रही थी। इमरान शुक्रिया अदा करके उसके बराबर बैठ गया। कहाँ उतरिएगा? राबिया ने पूछा। सच पूछिए तो मैं उतरना ही ना चाहूँगा। राबिया सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। उस वक्त उसने एक नकली आंख लगा रखी थी, इसलिए आंखों पर ऐनक नहीं थी। फयाज़ की बीवी ने उसे इमरान के बारे में बहुत कुछ बताया था, इसलिए वह उसे बेवकूफ़ समझने के लिए तैयार नहीं थी। क्या आप कुछ नाराज़ नहीं हैं? इमरान ने थोड़ी देर बाद पूछा। जी। राबिया चौंक पड़ी। नहीं तो? फिर हंसने लगी। मैंने कहा शायद मुझसे लोग आमतौर से नाराज़ रहा करते हैं। उनका कहना है कि मैं उन्हें खामखा गुस्सा दिला देता हूँ। पता नहीं, मुझे तो आपने अभी तक गुस्सा नहीं दिलाया। तब तो ये मेरी खुशकिस्मती है। इमरान ने कहा। वैसे अगर मैं कोशिश करूं तो आपको गुस्सा दिला सकता हूं। राबिया फिर हंसने लगी। कीजिए कोशिश, उसने कहा। अच्छा, तो आप शायद ये समझती हैं कि ये नामुमकिन है, इमरान ने बेवकूफ़ों की तरह हंसकर कहा। मैं तो यही समझती हूँ, मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। अच्छा, तो संभलिए। इमरान ने इस तरह कहा जैसे एक तलवारबाज किसी दूसरे तलवारबाज को ललकारता हुआ किसी घटिया सी फिल्म में देखा जा सकता है। राबिया कुछ ना बोली। वह कुछ बोर सी होने लगी थी। आप 14 तारीख की रात को कहाँ थी? इमरान ने अचानक पूछा। जी। राबिया एकदम चौंक पड़ी। ओ, स्टेयरिंग संभालिए, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इमरान बोला। देखिए, मैंने आपको गुस्सा दिलाया ना। फिर उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया और अपनी टांग पीटने लगा। राबिया की सांस फूलने लगी थी और उसके हाथ स्टेयरिंग पर कांप रहे थे। देखिए, उसने हाँफते हुए कहा, मुझे जल्दी है, वापस जाना होगा। आप कहाँ उतरेंगे? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इमरान शांत लहजे में बोला। आपसे मतलब? आप कौन होते पूछने वाले? देखा, आ गया गुस्सा। वैसे ये बात बहुत अहम है, और अगर पुलिस के कानों तक जा पहुंची तो जहमत होगी। मुमकिन है मैं कोई ऐसी कार्रवाई कर सकूं जिसकी वजह से पुलिस ये सवाल ही ना उठाए। राबिया कुछ ना बोली। वह अपने खुश खोटों पर जबान फेर रही थी। मैं ये भी ना पूछूंगा कि आप कहाँ थी, इमरान ने फिर कहा, क्योंकि मुझे मालूम है। मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके साथ कौन था। मुझे प्यास लग रही है, राबिया भर्राई हुई आवाज़ में बोली। ओहो, तो रुकिए। कैफ़े नब्रास्का नज़दीक ही है। कुछ आगे चलकर राबिया ने कार खड़ी कर दी और वह दोनों उतरकर फुटपाथ से गुजरते हुए कैफ़े नब्रास्का में चले गए। इमरान ने नज़र दौड़ाई। कोने वाली टेबल खाली थी। वे बैठ गए। चाय से पहले इमरान ने एक गिलास ठंडे पानी के लिए कहा। मुझे यकीन है कि वापसी में कुंजी उसके पास रह गई होगी, इमरान ने कहा। किसके पास? राबिया फिर चौंक पड़ी। फिक्र ना कीजिए, मुझे यकीन है कि उसने आपको अपना सही नाम और पता हरगिज़ ना बताया होगा, और कुंजी वापस कर देने के बाद से अब तक मिला भी ना होगा। राबिया बिल्कुल निढाल हो गई। उसने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। फिर अब आप क्या पूछना चाहते हैं? आप उससे कब और किन हालात में मिली थी? अब से 2 माह पहले। कहाँ मिला था? एक फ़ंक्शन में। मुझे ये याद नहीं कि किसने मिलवाया था। फ़ंक्शन कहाँ था? शायद सर जहांगीर की सालगिरह का मौका था। ओह, इमरान कुछ सोचने लगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, कुंजी आपको उसने वक़्त वापस की थी? 15 की शाम को, और 16 की सुबह को लाश पाई गई थी, इमरान ने कहा। राबिया बुरी तरह हाँफने लगी। उसने चाय की प्याली मेज़ पर रखकर कुर्सी से टेक लगा ली। उसकी हालत बाज के पंजे में फंसी हुई किसी नन्ही मुन्नी चिड़िया की तरह थी। 15 को दिन भर कुंजी उसके पास रही। उसने उसकी नकल तैयार करा कि कुंजी आपको वापस कर दी। उसके बाद फिर भी आपसे नहीं मिला। गलत कह रहा हूँ? ठीक है, वह आहिस्ता से बोली। वह मुझसे कहा करता था कि वह सैलानी है, जाफरिया होटल में रुका है, लेकिन परसों मैं वहाँ गई थी। वह खामोश हो गई। उस पर इमरान ने सिर हिलाकर कहा, और आपको वहाँ मालूम हुआ कि उस नाम का कोई आदमी वहाँ कभी ठहरा ही नहीं? जी हाँ, राबिया सिर झुकाकर बोली। आपसे उसकी दोस्ती का मकसद सिर्फ इतना ही था कि वह किसी तरह आपसे इस इमारत की कुंजी हासिल कर ले। मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। 2 मिनट, इमरान ने हाथ हिलाकर कहा। आपकी ज़्यादातर मुलाकातें कहाँ होती थीं? टिप टॉप नाइट क्लब में। लेडी जहांगीर से उसके ताल्लुकात कैसे थे? लेडी जहांगीर? राबिया चिढ़कर बोली। आखिर इन मामलात में आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? क्या आप मेरे सवाल का जवाब ना देंगी? इमरान ने बड़ी शराफत से पूछा। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने उन दोनों को कभी मिलते नहीं देखा। शुक्रिया, अब मैं उसका नाम नहीं पूछूंगा।
जाहिर है कि उसने नाम भी सही ना बताया होगा, लेकिन अगर आप उसका हुलिया बता सके तो शुक्रगुजार हूँगा। राबिया को बताना ही पड़ा, लेकिन वह बहुत ज़्यादा गमगीन थी और साथ ही साथ रंजीदा भी। इमरान फुटपाथ पर तनहा खड़ा था। राबिया की कार जा चुकी थी। उसने जेब से एक चिंगम निकाली और मुंह में डालकर दांतों से उसे कुचलने लगा। चिंतन मनन करते समय चिंगम उसका बेहतरीन साथी साबित होती थी। जासूसी उपन्यासों के जासूसों की तरह ना उसे सिगार से दिलचस्पी थी, न पाइप से। शराब भी नहीं पीता था। उसके जहन में उस वक्त कई सवाल थे। वह फुटपाथ के किनारे पर इस तरह खड़ा हुआ था जैसे सड़क पार करने का इरादा रखता हो, मगर उसके जहन में इस किस्म का कोई ख्याल नहीं था। वह सोच रहा था कि इन मामलों से सर जहांगीर का क्या ताल्लुक हो सकता है। दूसरी लाश के करीब उसे कागज़ का जो टुकड़ा मिला था वह सर जहांगीर ही के राइटिंग पैड का था। राबिया से रहस्यमय नौजवान की मुलाकात भी सर जहांगीर ही के यहाँ हुई थी। लेडी जहांगीर ने जिस खूबसूरत नौजवान का जिक्र किया था वह उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन लेडी जहांगीर भी उससे वाकिफ़ नहीं थी। लेडी जहांगीर की ये बात भी सच थी कि अगर वह शहर के किसी अच्छी हैसियत के ख़ानदान का आदमी होता तो लेडी जहांगीर उससे ज़रूर वाकिफ़ होती। फ़र्ज़ किया कि अगर लेडी जहांगीर भी किसी साजिश में शरीक थी तो उसने उसका जिक्र इमरान से क्यों किया। हो सकता है कि वह उसकी दूसरी ज़िंदगी से वाकिफ़ ना रही हो, लेकिन फिर भी सवाल पैदा होता है कि उसने जिक्र किया ही क्यों। वह कोई ऐसी अहम बात ना थी। सैकड़ों नौजवान लड़कियों के चक्कर में रहे होंगे, चाहे वह पानी भरने की मश्क से भी बदतर क्यों ना हो। फिर एक सवाल उसके जहन में और उभरा, आखिर उस मुजाविर ने पुलिस को राबिया के बारे में क्यों नहीं बताया था। कब्र और लाश के बारे में तो उसने सोचना ही छोड़ दिया था। फिक्र इस बात की थी कि वह लोग कौन है और इस मकान में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर वे सर जहांगीर ही हैं तो उनका इस इमारत से क्या ताल्लुक। सर जहांगीर से वह अच्छी तरह वाकिफ़ था, लेकिन यूं भी नहीं कि उन पर किसी किस्म का शक कर सकता। सर जहांगीर शहर के इज़्ज़तदार लोगों में से थे, न सिर्फ इज़्ज़तदार बल्कि नेक नाम भी। थोड़ी देर बाद इमरान सड़क पार करने का इरादा कर ही रहा था कि रुकती हुई एक कार उसके रास्ते में आ गई। वह राबिया की ही कार थी। खुदा का शुक्र है कि आप मिल गए, उसने खिड़की से सिर निकाल कर कहा। मैं जानता था कि आपको फिर मेरी ज़रूरत महसूस होगी, इमरान ने कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर राबिया के बराबर बैठ गया। कार फिर चल पड़ी। खुदा के लिए मुझे बचाइए, राबिया ने काँपती हुई आवाज़ में कहा। मैं डूब रही हूँ। तो क्या आप मुझे तिनका समझती हैं, इमरान ने कहका लगाया। खुदा के लिए कुछ कीजिए, अगर डैडी को इसका इल्म हो गया तो नहीं होने पाएगा। इमरान ने संजीदगी से कहा, आप लोग मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर झक मारने मैदान में निकली हैं। मुझे खुशी है, लेकिन आप नहीं जानते कि मर्द हर मैदान में आपको उल्लू बनाता है। वैसे माफ़ कीजिए, मुझे नहीं मालूम कि उल्लू की मादा को क्या कहते हैं। राबिया कुछ ना बोली और इमरान कहता रहा, खैर भूल जाइए इस बात को। मैं कोशिश करूँगा कि इस ड्रामे में आपका नाम ना आने पाए। अब तो आप बेफिक्र है ना। गाड़ी रोकिए। अच्छा टाटा। अरे, राबिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली और उसने पूरे ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ। इमरान घबरा कर चारों तरफ देखने लगा। वही है, राबिया बड़बड़ाई। उतरिए, मैं उसे बताती हूँ। कौन है, क्या बात है। वही जिसने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। कहाँ है वह। इस बार में अभी अभी गया है। वही था, चमड़े की जैकेट और कत्थई पतलून में। अच्छा, तो आप जाइए, मैं देख लूँगा। नहीं, मैं भी। जाओ, इमरान आंखें निकाल कर बोला। राबिया सहम गई। उस वक्त इमरान की आंखें उसे बड़ी खौफनाक मालूम हुई। उसने चुपचाप कार मोड़ ली। इमरान बार में घुसा। बताए हुए आदमी को तलाश करने में देर नहीं लगी। वह एक मेज़ पर तनहा बैठा था। वह गठीले जिस्म का एक खूबसूरत जवान था। चौड़ा माथा चोट के निशानों से दागदार था। शायद वह सिर को दाईं जानिब थोड़ा सा झुकाए रखने का आदी था। इमरान उसके करीबी मेज़ पर बैठ गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। कुछ बेचैन भी था। इमरान ने फिर एक चिंगम निकाल कर मुँह में डाल ली। उसका अंदाज़ा गलत नहीं था। थोड़ी देर बाद एक आदमी चमड़े की जैकेट वाले के पास आकर बैठ गया और फिर इमरान ने उसके चेहरे से बेचैनी के लक्षण गायब होते देखे। सब चौपट हो रहा है, चमड़े की जैकेट वाला बोला। उस बिड्ढे को खप्त हो गया है, दूसरे आदमी ने कहा। इमरान उनकी गुफ्तगू साफ सुन सकता था। जैकेट वाला कुछ देर सोचते हुए अपनी थोड़ी खुजलाता रहा, फिर बोला, मुझे यकीन है कि उसका ख्याल गलत नहीं है। वह सब कुछ वही है, लेकिन हमारे साथी बोधे हैं। आवाज़ें सुनते ही उनकी रूह फना हो जाती है। लेकिन भाई, आखिर वे आवाज़ें हैं कैसी। कैसी ही क्यों ना हो, हमें उनकी परवाह ना करनी चाहिए। और वे दोनों किस तरह मरे, ये चीज़। जैकेट वाला कुछ सोचते हुए बोला, अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। मरता वही है जो काम शुरू करता है, ये हम शुरू से ही देखते रहें। फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, दूसरे आदमी ने कहा। हमें आज ये मामला तय ही कर लेना है, जैकेट वाला बोला। ये बड़ी बात है कि वहाँ पुलिस का पहरा नहीं है, लेकिन उस रात को हमारे अलावा और कोई भी नहीं वहाँ था। लेकिन उस रात को हमारे अलावा और कोई भी वहाँ था। मुझे तो उसी आदमी पर शक है जो बाहर वाले कमरे में रहता है। अच्छा उठो, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ पी तो लें, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या पियोगे, विस्की या कुछ और। फिर वे दोनों पीते रहे। इमरान उठकर करीब के ही एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में चला गया। दूसरे लम्हे में वह फैयाज़ के निजी फ़ोन नंबर डायल कर रहा था।
हेलो सुपर, हाँ मैं ही हूँ। खैरियत? कहाँ जुकाम हो गया? पूछना ये है कि मैं जोशानदा पी लूँ? अरे तो इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। आगे हाल ये है कि 1 घंटे के अंदर अंदर इस इमारत के गिर्द पहरा लग जाना चाहिए। बस बस आगे मत पूछो। अगर इसके खिलाफ हो तो आइंदा शर्लॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन की मदद नहीं करेगा। टेलीफोन बूथ से वापस आकर इमरान ने फिर अपनी जगह संभाल ली। जैकेट वाला दूसरे आदमी से कह रहा था, बूढ़ा पागल नहीं है, उसके अंदाजे गलत नहीं होते। होगा। दूसरा मेज पर खाली गिलास पटकता हुआ बोला, सही हो या गलत सब जहन्नुम में जाएं, लेकिन तुम अपनी कहो। अगर उस लड़की से फिर मुलाकात हो गई तो क्या करोगे? ओह, जैकेट वाला हंसने लगा। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक, लेकिन अगर वह पुलिस तक पहुंच गई तो? वह हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती। बयान देते वक्त उसे यह भी बताना पड़ेगा कि वह एक रात मेरे साथ उस मकान में गुजार चुकी है, और फिर मेरा ख्याल है कि शायद उसका जहन कुंजी तक पहुंच ही ना सके। इमरान कॉफ़ी का ऑर्डर देकर दूसरी चिंगम चबाने लगा। उसके चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह सारे माहौल से कतई बेताल्लुक़ हो, लेकिन हकीकत यह थी कि दोनों की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ उसकी याददाश्त हज़म करती जा रही थी। तो क्या आज बूढ़ा आएगा? दूसरे आदमी ने पूछा। हाँ, आज फैसला हो जाए, जैकेट वाले ने कहा। दोनों उठ गए। इमरान ने अपने हलक में बची खुची कॉफ़ी उड़ेल ली। बिल वह पहले ही अदा कर चुका था। वे दोनों बाहर निकलकर फुटपाथ पर खड़े हो गए और फिर उन्होंने एक टैक्सी रुकवाई। कुछ देर बाद उनकी टैक्सी के पीछे एक दूसरी टैक्सी भी जा रही थी, जिसकी पिछली सीट पर इमरान उकड़ू बैठा हुआ सिर खुजा रहा था। बेवकूफ़ी भरी हरकतें उससे अक्सर अकेले में भी हो जाती थी। अरखेम लेन में पहुंचकर अगली टैक्सी रुक गई। वह दोनों उतरे और एक गली में घुस गए। यहाँ इमरान जरा सा चूक गया। उसने उन्हें गली में घुसते ज़रूर देखा था, लेकिन जितनी देर में वह टैक्सी का किराया चुका था वे आंखों से ओझल हो चुके थे। गली सुनसान पड़ी थी। आगे बढ़ा तो दाहिनी तरफ एक दूसरी गली दिखाई दी। अब इस दूसरी गली को तय करते वक्त उसे एहसास हुआ कि वहाँ तो गलियों का जाल बिछा हुआ था। लिहाजा सिर मारना फिजूल समझकर वह फिर सड़क पर आ गया। वह उस गली के सिरे से थोड़े ही फासले पर रुककर एक बुक स्टॉल के शोकेस में लगी हुई किताबों के रंगारंग कवर देखने लगा। शायद 5 ही मिनट बाद एक टैक्सी ठीक उसी गली के सामने रुकी और एक बूढ़ा आदमी उतरकर किराया चुकाने लगा। उसके चेहरे पर भूरे रंग की दाढ़ी थी, लेकिन इमरान उसके माथे की बनावट देखकर चौंका। आंखें भी जानी पहचानी मालूम हो रही थीं। जैसे ही वह गली में घुसा, इमरान ने भी अपने कदम बढ़ाए। कई गलियों से गुजरने के बाद बूढ़ा एक दरवाजे पर रुककर दस्तक देने लगा। इमरान काफ़ी फासले पर था और अंधेरा होने की वजह से उसे देख लिए जाने का भी डर नहीं था। वह एक दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। इधर दरवाज़ा खुला और बूढ़ा कुछ बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। दरवाज़ा फिर बंद हो गया था। इमारत 2 मंजिला थी। इमरान सिर खुजाकर रह गया, लेकिन वह आसानी से पीछा नहीं छोड़ सकता था। अंदर दाखिल होने की संभावनाओं पर गौर करता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया। फिर उसने कुछ सोचे समझे बगैर दरवाजे से कान लगाकर आहटें लेने शुरू कर दी, लेकिन शायद उसका सितारा ही गर्दिश में आ गया था। दूसरे ही लम्हे में दरवाजे के दोनों पट खुले और दोनों आदमी उसके सामने खड़े थे। अंदर मध्यम सी रोशनी में उनके चेहरे तो ना दिखाई दिए, लेकिन वह काफ़ी मजबूत हाथ पैर के मालूम होते थे। कौन है? उनमें से एक हुक्म देने वाले लहजे में बोला। मुझे देर तो नहीं हुई? इमरान तड़ से बोला। दूसरी तरफ से फ़ौरन ही जवाब नहीं मिला। शायद खामोशी हिचकिचाहट की वजह से थी। तुम कौन हो? दूसरी तरफ से सवाल फिर दोहराया गया। 313। इमरान ने अहमकों की तरफ बक दिया, लेकिन दूसरे लम्हे उसे होश नहीं था। अचानक उसे गिरेबान से पकड़कर अंदर खींच लिया गया। इमरान ने विरोध नहीं किया। अब बताओ तुम कौन हो? एक ने उसे धक्का देकर पूछा। अंदर ले चलो, दूसरा बोला। वे दोनों उसे धक्के देते हुए कमरे में ले आए। यहाँ 7 आदमी एक बड़ी मेज के गिर्द बैठे हुए थे, और वह बूढ़ा जिसका पीछा करते हुए इमरान यहाँ तक पहुँचा था, शायद वह मुखिया की हैसियत रखता था, क्योंकि वह मेज के आखिरी सिरे पर था। वह सब इमरान को हैरान नज़रों से देखने लगे, लेकिन इमरान दोनों आदमियों के दरमियान में खड़ा चमड़े की जैकेट वाले को घूर रहा था। आहा! यकायक इमरान ने कहका लगाया और अपनी गोल गोल आंखें फिराकर फिर उससे कहने लगा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरी महबूबा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, उसने हैरान लहजे में कहा। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुमने मेरी महबूबा पर डोरे डाले हैं। मैं कुछ नहीं बोला। तुमने एक रात उसके साथ गुजारी है। मैं फिर भी खामोश रहा, लेकिन मैं ये किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उससे मिलना जुलना छोड़ दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? अचानक अब बूढ़े ने सवाल किया और उन दोनों को घूरने लगा जो इमरान को लाए थे। उन्होंने सब कुछ बता दिया। इस दौरान में इमरान बराबर अपने मुखातिब को घूरता रहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दूसरे लोगों से उसे वाकई कोई सरोकार ना हो। फिर अचानक किसी का घूंसा इमरान के जबड़े पर पड़ा और वह लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे खिसक गया। उसने झुककर अपनी फेल्ट हैट उठाई और उसे इस तरह झाड़ने लगा जैसे वह यूं ही इसके सिर से गिर गई हो। वह अब भी जैकेट वाले को घूरे जा रहा था। मैं किसी इश्किया नावल के आज्ञाकारी रकीब की तरह तुम्हारे हक में अपनी दावेदारी छोड़ सकता हूँ, इमरान ने कहा। बकवास मत करो, बूढ़ा चीखा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या उस रात को तुम ही वहाँ थे? इमरान ने उसकी तरफ देखने का भी कष्ट नहीं किया। ये जिंदा बचकर न जाने पाए।
बूढ़ा खड़ा होता हुआ बोला। मगर शर्त यह है, इमरान मुस्कुराकर बोला, मैयत की बेइज्जती न होनी पाए। उसके बेवकूफ़ी भरे इत्मीनान में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क न होने पाया था। 3-4 आदमी उसकी तरफ लपके। इमरान दूसरे ही लम्हे डपट कर बोला, हैंड्स अप। साथ ही उसका हाथ जेब से निकला। उसकी तरफ झपटने वाले पहले तो टटके, लेकिन फिर उन्होंने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। इमरान के हाथ में रिवॉल्वर की बजाय रबड़ की एक गुड़िया थी। फिर बूढ़े की गरजदार आवाज़ ने उसे खामोश कर दिया और वह फिर इमरान की तरफ बढ़े। जैसे ही उसके करीब पहुँचे, इमरान ने गुड़िया का पेट दबा दिया। उसका मुंह खुला और पीले रंग का गहरा गुब्बार उसमें से निकलकर 3-4 फुट के दायरे में फैल गया। वह चारों बेतहाशा खांसते हुए वहीं ढेर हो गए। जाने न पाए, बूढ़ा फिर चीखा। दूसरे लम्हे इमरान ने काफ़ी भारी चीज़ इलेक्ट्रिक लैंप पर खींच मारी। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बल्ब फटा और कमरे में अंधेरा फैल गया। इमरान अपने नाक पर रुमाल रखे हुए दीवार के सहारे मेज के सिरे की तरफ खिसक रहा था। कमरे में अच्छा खासा हंगामा बरपा हो गया था। शायद वह सब अंधेरे में एक दूसरे पर घूंसेबाजी की मश्क करने लगे थे। इमरान का हाथ आहिस्ता से मेज के सिरे पर रेंग गया और उसे नाकामी नहीं हुई। जिस चीज़ पर शुरू ही से उसकी नज़र रही थी, उसके हाथ आ चुकी थी। यह बूढ़े का चमड़े का हैंड बैग था। वापसी में किसी ने कमरे के दरवाजे पर उसकी राह में आने की कोशिश की, लेकिन अपने सामने के 2-3 दांतों को रोता हुआ ढेर हो गया। इमरान जल्द से जल्द कमरे से निकल जाना चाहता था, क्योंकि उसके हलक में भी जलन होने लगी थी। गुड़िया के मुंह से निकला हुआ गुबार अब पूरे कमरे में फैल गया था। खांसी और गालियों का शोर पीछे छोड़ता हुआ वह भारी दरवाजे तक पहुंच गया। गली में निकलते ही वह करीब की दूसरी गली में घुस गया। फिलहाल सड़क पर निकलना खतरनाक था। काफ़ी देर तक गलियों में चकराता हुआ अंदर ही अंदर दूसरी सड़क पर आ गया। थोड़ी देर बाद वह टैक्सी में बैठा हुआ इस तरह अपने होंठ रगड़ रहा था जैसे सचमुच अपनी किसी महबूबा से मिलने के बाद लिपस्टिक के धब्बे छुड़ा रहा हो। दूसरी सुबह कैप्टन फैयाज के लिए एक नया सिरदर्द लेकर आई। हालात ही ऐसे थे कि सीधे सीधे उसे ही इस मामले में उलझना पड़ा, वरना पहले तो मामला सिविल पुलिस के हाथ में जाता। बात यह है कि इस खौफनाक इमारत से तकरीबन 1 या 1.5 फर्लांग के फासले पर एक नौजवान की लाश पाई गई, जिसके जिस्म पर कत्थई पतलून और चमड़े की जैकेट थी। कैप्टन फैयाज ने इमरान की हिदायत के मुताबिक पिछली रात को फिर इमारत की निगरानी के लिए कांस्टेबलों का एक दस्ता तैनात करा दिया था। उनकी रिपोर्ट थी कि रात को कोई इमारत के करीब नहीं आया और न उन्होंने आसपास में किसी किस्म की कोई आवाज़ ही सुनी। लेकिन फिर इमारत से थोड़े फासले पर सुबह को एक लाश पाई गई। जब कैप्टन फैयाज को लाश की खबर मिली तो उसने सोचना शुरू किया कि इमरान ने इमारत के गिर्द हथियार सहित पहरा बिठाने का प्रस्ताव क्यों पेश किया था। उसने वहां पहुंचकर लाश का मुआयना किया। किसी ने मकतूल की दाहिनी कनपट्टी पर गोली मारी थी। कांस्टेबलों ने बताया कि उन्होंने पिछली रात फायर की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। कैप्टन फैयाज वहां से बौखलाया हुआ इमरान की तरफ चल दिया। उसकी तबीयत बुरी तरह झल्लाई हुई थी। वह सोच रहा था कि इमरान ने कोई ढंग की बात बताने के बजाय मीर और गालिब के ऊट पटांग शेर सुनाने शुरू कर दिए तो क्या होगा। कभी कभी उसकी बेतुकी बातों पर उसका दिल चाहता था कि उसे गोली मार दे, मगर फिर शौहरत का क्या होता। उसकी सारी शौहरत इमरान के दम से थी। वह उसके लिए अब तक कई पेचीदा मसले सुलझा चुका था। बहरहाल काम इमरान करता था और अखबारों में नाम फैयाज का छपता था। यही वजह थी कि उसे इमरान का सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। इमरान उसे घर पर ही मिल गया, लेकिन अजीब हालत में। वह अपने नौकर सुलेमान के सर में कंघा कर रहा था और साथ ही साथ किसी दूरदर्शी माँ के अंदाज में उसे नसीहतें भी किए जा रहा था। जैसे ही फयाज कमरे में दाखिल हुआ, इमरान ने सुलेमान की पीठ पर घूंसा जड़कर कहा, अबे तूने बताया नहीं कि सुबह हो गई। सुलेमान हंसता हुआ भाग गया। इमरान, तुम आदमी कब बनोगे? फयाज एक सोफे पर गिरता हुआ बोला। आदमी बनने में मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। अलबत्ता मैं थानेदार बनना ज़रूर पसंद करूँगा। तुम मेरी तरफ से जहन्नुम में जाना पसंद करो, लेकिन ये बताओ कि तुमने पिछली रात उस इमारत पर पहरा क्यों लगवाया था? मुझे कुछ याद नहीं, इमरान मायूसी से सिर हिलाकर बोला। क्या वाकई मैंने कोई ऐसी हरकत की थी? इमरान, फयाज ने बिगड़ कर कहा, अगर मैं आइंदा तुमसे कोई मदद लूँ तो मुझ पर 1000 बार लानत। 1000 कम है, इमरान संजीदगी से बोला। कुछ और बढ़ो तो मैं गौर करने की कोशिश करूँगा। फयाज की बर्दाश्त करने की ताकत जवाब दे गई। वह गरज कर बोला, जानते हो, आज सुबह वहाँ से 1 फर्लांग के फासले पर एक लाश और मिली है। अरे तौबा! इमरान अपना मुंह पीटने लगा। कैप्टन फयाज कहता रहा, तुम मुझे अंधेरे में रखकर न जाने क्या करना चाहते हो। हालात अगर और बिगड़े तो मुझे ही संभालने पड़ेंगे, लेकिन कितनी परेशानी होगी। किसी ने उसकी दाहिनी कनपटी पर गोली मारी है। मैं नहीं समझ सकता कि यह हरकत किसकी है। इमरान के अलावा और किसकी हो सकती है? इमरान बड़बड़ाया, फिर संजीदगी से पूछा, पहरा था वहाँ? था, मैंने रात ही ये काम किया था। पहरे वालों की रिपोर्ट? कुछ भी नहीं, उन्होंने फायर की आवाज़ भी नहीं सुनी। मैं ये नहीं पूछ रहा, क्या कल भी किसी ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की थी? नहीं, लेकिन मैं उसकी लाश की बात कर रहा था।
किए जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन मेरे सवालों के जवाब भी दिए जाओ। कब्र के मुजाविर की क्या खबर है? वह अब भी वहीं मौजूद है या गायब हो गया? इमरान, खुदा के लिए तंग मत करो। अच्छा तो अली इमरान, एमएससी पीएचडी कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तुम आखिर उस खपती के पीछे क्यों पड़ गए हो? खैर जाने दो, अब मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ। क्या बताऊँ? बता तो चुका। सूरज से बुरा आदमी नहीं मालूम होता। खूबसूरत और जवान जिस्म पर चमड़े की जैकेट और कत्थई रंग की पतलून। क्या? इमरान चौंक पड़ा और चंद लम्हे अपने होंठ सीटी बजाने वाले अंदाज में सिकोड़े फैयाज की तरफ देखता रहा। फिर एक ठंडी सांस लेकर कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या बकवास है? फैयाज झुंझला कर बोला। अव्वल तो तुम्हें शेर ठीक याद नहीं, फिर यहाँ उसका मौका कब था? इमरान, मेरा बस चले तो तुम्हें गोली मार दूँ। क्यों? शेर में क्या गलती है? मुझे शायरी से दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे दोनों मिसरे बेरबत मालूम होते हैं। लाहौल विला कुबत, मैं भी उन्हीं बेकार बातों में उलझ गया। खुदा के लिए काम की बातें करो। तुम न जाने क्या कर रहे हो। मैं आज रात को काम की बात करूंगा और तुम मेरे साथ होगे, लेकिन एक सेकंड के लिए भी वहाँ से पैरा ना हटाया जाए। तुम्हारे एक आदमी को हर वह मुजाविर के कमरे में मौजूद रहना चाहिए। बस अब जाओ, मैं चाय पी चुका हूँ, वरना तुम्हारी कॉफ़ी खातिर करता। हाँ, एक आंख वाली महबूबा को मेरा पैगाम पहुँचा देना कि काले मुंह वाले दुश्मन का सफाया हो गया। बाकी सब खैरियत है। इमरान, मैं आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो मैं अभी और इसी वक्त सब कुछ बताना पड़ेगा। अच्छा तो सुनो, लेडी जहांगीर बेवा होने वाली है। उसके बाद तुम कोशिश करोगे कि मेरी शादी उसके साथ हो जाए, क्या समझे? इमरान, फैयाज यह कर एक मार बैठने की हद तक संजीदा हो गया। यस बॉस। बकवास बंद करो, मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी हराम कर दूंगा। भला वह किस तरह सुपर फैयाज? नहायत आसानी से। फैयाज सिगरेट सुलगा कर बोला। तुम्हारे घर वालों को शक है कि तुम अपना वक्त आवारगी और अय्याशी में गुजारते हो, लेकिन किसी के पास उसका ठोस सबूत नहीं। मैं सबूत मुहैया करवा दूंगा। एक ऐसी औरत का इंतज़ाम कर लेना, मेरे लिए मुश्किल ना होगा, जो सीधे तुम्हारी अम्मा भी के पास पहुंचकर अपने लुटने की दास्तान बयान कर दे। ओह, इमरान ने दुख के अंदाज में अपने होठ से कोड़ लिए, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मा भी की जूतियाँ ऑल प्रूफ हैं। खैर सुपर फैयाज, ये भी करके देख लो, तुम मुझे सब्र और शुक्र करने वाला बेटा पाओगे। लो चिंगम शौक करो। इस घर में ठिकाना नहीं होगा तुम्हारा, फैयाज बोला। तुम्हारा घर तो मौजूद ही है, इमरान ने कहा। तो तुम नहीं बताओगे? जाहिर है। अच्छा तो अब तुम इन मामलों में दखल नहीं दोगे, मैं खुद ही देख लूँगा। फैयाज उठता हुआ खुश्क लहजे में बोला। और अगर तुम उसके बाद भी अपनी टांग अड़ाते रहे तो मैं तुम्हें कानूनी गिरफ्त में ले लूँगा। ये गिरफ्त टांगों में होगी या गर्दन में? इमरान ने संजीदगी से पूछा। चंद लम्हे फैयाज को घूरता रहा, फिर बोला, ठहरो। फैयाज रुक कर उसे बेबसी से देखने लगा। इमरान ने अलमारी खोलकर चमड़े का वही बैग निकाला जिसे वो कुछ अजनबी लोगों के बीच से पिछली रात को उड़ा लाया था। उसने हैंड बैग खोलकर चंद कागजात निकाले और फैयाज की तरफ बढ़ा दिए। फैयाज ने जैसे ही एक कागज़ की तह खोली, वह एकदम उछल पड़ा। अब वह तेज़ी से दूसरे कागजात पर भी नजरें दौड़ा रहा था। ये तुम्हें कहाँ से मिले? फैयाज लगभग हाफता हुआ बोला। उत्साह से उसके हाथ कांप रहे थे। एक रद्दी बेचने वाले की दुकान पर, बड़ी मुश्किल से मिले, 2 आना शेर के हिसाब से। इमरान, खुदा के लिए। फैयाज थूक निकल कर बोला। क्या कर सकता है बेचारा इमरान? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। वह अपनी टांगें अड़ाने लगा तो तुम उसे कानूनी गिरफ्त में ले लोगे। प्यारे इमरान, खुदा के लिए संजीदा हो जाओ। इतना संजीदा हूँ कि तुम मुझे बीपी की टॉफ़ियाँ खिला सकते हो। ये कागजात तुम्हें कहाँ से मिले? सड़क पर पड़े हुए मिले थे और अब मैंने इन्हें कानून के हाथों में पहुँचा दिया। अब कानून का काम है कि वह ऐसे हाथ तलाश करे जिनमें हथकड़ियाँ लगा सके। इमरान ने अपनी टांग हटा ली। फैयाज बेबसी से उसकी तरफ देखता रहा। लेकिन इसे सुन लो, इमरान कहकहा लगाकर बोला। कानून के फरिश्ते भी उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा तो यही बता दो कि इन मामलों से इन कागजात का क्या ताल्लुक़? फैयाज ने पूछा। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। इमरान अचानक संजीदा हो गया। इतना मैं जानता हूँ कि ये कागजात फ़ौरन ऑफिस से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका इन बदमाशों के पास होना क्या मानी रखता है? किन बदमाशों के पास? फैयाज चौंक कर बोला। वही, उस इमारत में। मेरे खुदा! फैयाज बेचैनी वाले अंदाज में बड़बड़ाया। लेकिन तुम्हारे हाथ किस तरह लगे? इमरान ने पिछली रात की घटना सुना दी। फैयाज बेचैनी से टहलता रहा। कभी कभी वह रुककर इमरान को घूरने लगता। इमरान अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने कहा, अफसोस, तुमने बहुत बुरा किया। तुमने मुझे कल ये इत्तला क्यों नहीं दी? तो अब दे रहा हूँ इत्तला। उस मकान का पता भी बता दिया, जो कुछ बन पड़े कर लो। इमरान ने कहा। अब वहाँ क्या खाक फाकने जाऊँ? हाँ हाँ, क्या अर्ज़ है? जानते हो ये कागजात कैसे हैं? फैयाज ने कहा। अच्छे खासे हैं, रद्दी के भाव बिक सकते हैं। अच्छा तो मैं चला। फैयाज कागज़ समेट कर चमड़े के बैग में रखता हुआ बोला। क्या इन्हें इसी तरह ले जाओगे? इमरान ने कहा। नहीं, ऐसा ना करो, मुझे तुम्हारे कातलों का भी सुराग लगाना पड़ेगा। क्यों? फ़ोन करके पुलिस की गाड़ी मंगवाओ। इमरान हंसकर बोला।
कल रात से वे लोग मेरी तलाश में हैं। मैं रात भर घर से बाहर ही रहा था। मेरा ख्याल है कि इस वक्त मकान की निगरानी ज़रूर हो रही होगी। खैर, अब तुम मुझे बता सकते हो कि कागजात कैसे हैं। फैयाज़ फिर बैठ गया। वह अपनी पेशानी से पसीना पहुँच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, 7 साल पहले इन कागजात पर डाका पड़ा था, लेकिन इनमें सब नहीं है। फ़ॉरेन ऑफिस का एक ज़िम्मेदार ऑफिसर उन्हें लेकर सफ़र कर रहा था। ये नहीं बता सकता कि वह कहाँ और किस मकसद से जा रहा था, क्योंकि यह हुकूमत का राज है। ऑफिसर ख़त्म कर दिया गया था, उसकी लाश मिल गई थी, लेकिन उसके साथ सीक्रेट सर्विस का एक आदमी भी था। उसके बारे में आज तक ना मालूम हो सका। शायद वह भी मार डाला गया हो, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। आहा, तब तो ये बहुत बड़ा खेल है, इमरान को सोचता हुआ बोला। लेकिन मैं जल्दी उसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तुम अब क्या करोगे? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, इमरान ने कहा। और सुनो, इन कागजात को अभी अपने पास ही दबाए रहो और हैंडबैग मेरे पास रहने दो। मगर नहीं, उसे भी ले जाओ। मेरे जहन में कई तदबीरें हैं, और हाँ, इस इमारत के गिर्द दिन रात पहरा रहना चाहिए। आखिर क्यों? वहाँ मैं तुम्हारा मकबरा बनवाऊँगा, इमरान झुंझला कर बोला। फैयाज़ उठकर पुलिस की कार मंगवाने के लिए फ़ोन करने लगा। उसी रात को इमरान बौखलाए हुआ फैयाज़ के घर पहुंचा। फैयाज़ सोने की तैयारी कर रहा था। ऐसे मौके पर अगर इमरान की बजाय कोई और होता तो वह बड़ी बदतमीज़ी से पेश आता, मगर इमरान का मामला ही कुछ और था। उसकी बदौलत आज उसके हाथ ऐसे कागजात लगे थे जिनकी तलाश में गुप्तचर विभाग एक अरसे से सिर मार रहा था। फैयाज़ ने उसे अपने सोने के कमरे में बुलवा लिया। मैं सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूँ, इमरान ने कहा। क्या बात है, कहो, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। क्या तुम कभी कभी मेरी कब्र पर आया करोगे? फैयाज़ का दिल चाहा कि उसका सिर दीवार से टकराकर सचमुच उसको कब्र तक जाने का मौका मुहैया कराए। वह कुछ कहने की बजाय इमरान को घूरता रहा। आह, तुम खामोश हो, इमरान किसी नाकाम आशिक की तरह बोला। मैं समझा, तुम्हें शायद किसी और से प्रेम हो गया है। इमरान के बच्चे? रहमान के बच्चे, इमरान ने जल्दी से गलती सुधारी। तुम क्यों मेरी ज़िंदगी तल्ख किए हुए हो? ओहो, क्या तुम्हारी माता दूसरे कमरे में सोई है? इमरान चारों तरफ देखता हुआ बोला। बकवास मत करो, इस वक्त क्यों आए हो? एक इश्किया खत दिखाने के लिए, इमरान जेब से लिफाफा निकालता हुआ बोला। उसके शौहर नहीं है, सिर्फ बाप है। फैयाज़ ने उसके हाथ से लिफाफा लेकर झल्लाट में फाड़ना चाहा। हाँ हाँ, इमरान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अरे पहले पढ़ो तो मेरी जान, मज़ा ना आए तो डाक खर्च लगे खरीदार के जिम्मे। फैयाज़ ने बेदिली से खत निकाला और फिर जैसे ही उसकी नज़रें उस पर पड़ी, खिन्नता के सारे भाव चेहरे से गायब हो गई और उसकी जगह अचरज ने ले ली। खत टाइप किया हुआ था। इमरान, अगर वह चमड़े का हैंड बैग या उसके अंदर की कोई चीज़ पुलिस तक पहुंची तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। उसे वापस कर दो, बेहतरी इसी में है, वरना कहीं किसी जगह मौत से मुलाकात ज़रूर होगी। आज रात को 11 बजे रेस कोर्स के करीब मिलो। हैंड बैग तुम्हारे साथ होना चाहिए, अकेले ही आना, वरना अगर तुम 5,000 आदमी भी साथ लाओगे तब भी गोली तुम्हारे ही सीने पर पड़ेगी। फैयाज़ खत पढ़ चुकने के बाद इमरान की तरफ देखने लगा। लाओ, इसे वापस कराऊँ, इमरान ने कहा। पागल हो गए हो? हाँ। तुम डर गए? फैयाज़ हंसने लगा। हार्ट फेल होते होते बचा है, इमरान नाक से बोला। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? रिवॉल्वर? इमरान अपने कानों में उंगलियां ठूसते हुए बोला। अरे बाप रे, अगर नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए लाइसेंस का हासिल कर लूँगा। बस करम करो, इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। उसमें आवाज़ भी होती है और धुआं भी निकलता है। मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। लाओ, हैंडबैग वापस कर दो। क्यों बच्चों की सी बातें कर रहे हो? अच्छा तो तुम नहीं दोगे? इमरान आंखें निकाल कर बोला। फिजूल मत बको, मुझे नींद आ रही है। अरे ओ फैयाज़ साहब, अभी मेरी शादी नहीं हुई और मैं बाप बने बगैर मरना पसंद नहीं करूँगा। हैंडबैग तुम्हारे वालिद के ऑफिस में भेज दिया गया है। तब उन्हें अपने जवान बेटे की लाश पर आंसू बहाने पड़ेंगे, कन्फ्यूशियस ने कहा था। जा यार, खुदा के लिए सोने दो। 11 बजने में से 5 मिनट रह गए, इमरान घड़ी की तरफ देखता हुआ बोला। अच्छा चलो, तुम भी यहीं सो जाओ, फैयाज़ ने बेबसी से कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर इमरान ने कहा। क्या उस इमारत के आसपास भी पहरा है? हाँ, कुछ और आदमी बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अफसर मुझसे उसका सबब पूछते हैं और मैं टालता रहता हूँ। अच्छा तो उठो, ये खेल भी इसी वक्त ख़त्म कर दें। 30 मिनट में हम वहाँ पहुँचेंगे, बाकी बचे 20 मिनट। 11 सवा 11 बजे तक सब कुछ हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? 11:30 बजे बताऊँगा। उठो, मैं इस वक्त तसव्वुर में तुम्हारा ओहदा बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। आखिर क्यों, कोई ख़ास बात? अली इमरान एमएससी पीएचडी कभी कोई आम बात नहीं करता, समझे? नाउ गेट अप। फैयाज़ ने बेमन से कपड़े बदले। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल बड़ी तेज़ी से उस देहाती इलाके की तरफ जा रही थी जहाँ वह इमारत थी। इमारत के करीब पहुंचकर इमरान ने फैयाज़ से कहा, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम उस वक्त तक कब्र के मुजाफिर को बातों में उलझाए रखो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, समझे? उसके कमरे में जाओ, 1 सेकंड के लिए भी उसका साथ ना छोड़ना। इमारत के गिर्द हथियारबंद पहरा था। दस्ते के इंचार्ज ने फैयाज़ को पहचान कर सल्यूट किया। फैयाज़ ने उससे चंद सरकारी किस्म की रस्मी बातें की और सीधा मुजाविर के कमरे की तरफ चला गया, जिसके दरवाजे खुले हुए थे और अंदर मुजाविर शायद समाधि में बैठा था।
फैयाज़ की आहट पर उसने आंखें खोल दी जो अंगारों की तरह दहक रही थी। क्या है? उसने झल्लाए हुए लहजे में कहा। कुछ नहीं, मैं देखने आया था, सब ठीक ठाक है या नहीं? फैयाज़ बोला। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उन गधों की तरह पुलिस भी दीवानी हो गई है। किन गधों की तरह? वही जो समझते हैं कि शहीद मर्द की कब्र में खजाना है। कुछ भी हो, फैयाज़ ने कहा, हम नहीं चाहते कि यहाँ से रोज़ाना लाशें बरामद होती रहें। अगर ज़रूरत समझी तो कब्र खुदवाई जाएगी। भस्म हो जाओगे, मुजाविर गरज कर बोला। खून थूकोगे, मरोगे। क्या सचमुच इसमें खजाना है? इस पर मुजाविर फिर गरजने बरसने लगा। फैयाज़ बार बार घड़ी की तरफ देखता जा रहा था। इमरान को गए हुए 15 मिनट हो चुके थे। वह मुजाविर को बातों में उलझाए रहा। अचानक एक अजीब किस्म की आवाज़ सुनाई दी। मुजाविर उछल कर मुड़ा। उसकी पीठ की तरफ दीवार में एक बड़ा सा खाली स्थान नजर आ रहा था। फैयाज़ बौखला कर खड़ा हो गया। वह सोच रहा था कि यकायक दीवार को क्या हो गया। वह उससे पहले भी कई बार उस कमरे में आ चुका था, लेकिन उसे भूल कर भी ये ख्याल नहीं आया था कि यहाँ कोई चोर दरवाज़ा भी हो सकता है। अचानक मुजाविर चीख मारकर उस दरवाजे में घुसता चला गया। फैयाज़ बुरी तरह बौखला गया था। उसने जेब से टॉर्च निकाली और वह भी उसी दरवाजे में दाखिल हो गया। यहाँ चारों तरफ अंधेरा था। शायद वह किसी तहखाने में चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सीढ़ियाँ नजर आईं। यहाँ कब्रिस्तान की सी खामोशी थी। फैयाज़ सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने खुद को मुर्शीद मर्द की कब्र से निकलते पाया, जिसका पत्थर किसी संदूक के ढक्कन की तरह सीधा उठा हुआ था। टॉर्च की रोशनी का दायरा सहन में चारों तरफ गर्दिश कर रहा था। फिर फैयाज़ ने मुजाविर को वारदातों वाले कमरे से निकलते देखा। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, वह फैयाज़ को देखकर चीखा। आओ अपनी करतूत देख लो। वह फिर कमरे में घुस गया। फैयाज़ तेज़ी से उसकी तरफ झपटा। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। यहाँ का बहुत सा प्लास्टर उधड़ा हुआ था और उसी जगह 5-5 इंच के फासले पर 3 बड़ी छुरियाँ गड़ी थी। फैयाज़ आगे बढ़ा। उधड़े हुए प्लास्टर के पीछे एक बड़ा सा खाना था और उन छुरियों के दूसरे सिरे इसी में गायब हो गए। इन छुरियों के अलावा इस खाने में और कुछ नहीं था। मुजाविर खा जाने वाली नज़रों से फैयाज़ को घूर रहा था। ये सब क्या है? फैयाज़ ने मुजाविर को घूरते हुए कहा। मुजाविर ने इस तरह खकार का गला साफ किया जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उम्मीद के खिलाफ उसने फैयाज़ के सीने पर एक ज़ोरदार टक्कर मारी और उछल कर भागा। फैयाज़ चारों खाने चित्त हो गया। संभलने से पहले उसका दाहिना हाथ होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल चुका था, मगर बेकार। मुजाविर ने कब्र में छलांग लगा दी थी। फैयाज़ उठकर कब्र की तरफ दौड़ा, लेकिन मुजाविर के कमरे में पहुंचकर भी उसका निशान न मिला। फैयाज़ इमारत से बाहर निकल आया। ड्यूटी कांस्टेबल बदस्तूर अपनी जगहों पर मौजूद थे। उन्होंने भी किसी भागते हुए आदमी के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। उनका ख्याल था कि कोई इमारत के बाहर निकला ही नहीं। अचानक उसे इमरान का ख्याल आया। आखिर वह कहाँ गया था? कहीं ये उसी की हरकत ना हो। इस खुफिया खाने में क्या चीज़ थी? अब सारे मामले फैयाज़ के जहन में साफ हो गए। लाश का राज, 3 जख्म जिनके बीच का फासला 5-5 इंच का था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। फैयाज़ चौंक कर मुड़ा। इमरान खड़ा बुरी तरह बिसुर रहा था। तो ये तुम थे? फैयाज़ उसे नीचे से ऊपर तक घूरता हुआ बोला। मैं था नहीं बल्कि हूँ। उम्मीद है कि अभी 2-4 दिन जिंदा रहूँगा। वहाँ से क्या निकाला तुमने? चोट हो गई प्यारे, इमरान भर्राई हुई आवाज़ में बोला। वह मुझसे पहले ही हाथ साफ कर गए। मैंने तो बाद में ज़रा इस खुफिया खाने के मैकेनिज्म पर गौर करना चाहा था कि एक खटके को हाथ लगाती कब्र तड़क गई, लेकिन वहाँ था क्या? वह बाकी कागजात जो चमड़े के उस हैंडबैग में नहीं थे। क्या? अरे ओए अहमक, पहले ही क्यों नहीं बताया था? फैयाज़ अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोला। लेकिन वह अंदर घुसे किस तरह? आओ दिखाऊं, इमरान एक तरफ बढ़ता हुआ बोला। वह फैयाज़ को इमारत के पश्चिमी कोने की तरफ लाया। यहाँ दीवार से मिली हुई आदमकद झाड़ियाँ थीं। इमरान ने झाड़ियाँ हटाकर टॉर्च रोशन की और फैयाज़ का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। दीवार में इतनी बड़ी सेंध थी कि एक आदमी बैठकर आसानी से उससे गुजर सकता था। ये तो बहुत बुरा हुआ, फैयाज़ बड़बड़ाया। और वह पहुंचा हुआ फ़कीर कहाँ है? इमरान ने पूछा। वह भी निकल गया, लेकिन तुम किस तरह अंदर पहुंचे थे? उसी रास्ते से। आज ही मुझे इन झाड़ियों का ख्याल आया था। अब क्या करोगे? बाकी कागजात? फैयाज़ ने बेबसी से कहा। बाकी कागजात भी उन्हें वापस कर दूंगा। भला आधे कागजात किस काम के? जिसके पास भी रहें पूरे रहें। उसके बाद मैं बाकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कब्र अपने नाम में लौट कर ला लूँगा। इमरान के कमरे में फ़ोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी। वह करीब ही बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था। उसने घंटी की तरफ ध्यान तक न दिया। फिर आखिर घंटी जब बजती ही चली गई तो वह किताब मेज़ पर पटक कर अपने नौकर सुलेमान को पुकारने लगा। जी सरकार, सुलेमान कमरे में दाखिल होकर बोला। अबे देख, ये कौन उल्लू का पट्टा घंटी बजा रहा है? सरकार फ़ोन है। फ़ोन? इमरान चौंक कर फ़ोन की तरफ देखता हुआ बोला। उसे उठाकर सड़क पर फेंक दे। सुलेमान ने रिसीवर उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। हेलो, इमरान माउथ पीस में बोला। हाँ हाँ। इमरान, नहीं तो क्या कुत्ता भौंक रहा है? तुम कल रात रेस कोर्स के करीब क्यों नहीं मिले? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। भाग जाओ गधे, इमरान ने माउथ पीस पर हाथ रखे बगैर सुलेमान से कहा। क्या कहा? दूसरी तरफ से कुर्राहट सुनाई दी। ओह, वो तो मैंने सुलेमान से कहा था।
मेरा नौकर? हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि पिछली रात को मैं रेस कोर्स क्यों नहीं गया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो सुनो मेरे दोस्त, इमरान ने कहा, मैंने इतनी मेहनत मुफ्त नहीं की। हैंडबैग की कीमत 10,000 लग चली है। अगर तुम कुछ बढ़ो तो मैं सौदा करने को तैयार हूँ। शामत आ गई है तुम्हारी? हाँ, मिली थी, मुझे बहुत पसंद आई, इमरान ने आँख मार कर कहा। आज रात और इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद कल किसी वक्त तुम्हारी लाश शहर के किसी गटर में बह रही होगी। अरे बाप, तुमने अच्छा किया कि बता दिया। अब मैं कफन साथ लिए बगैर घर से बाहर ना निकलूँगा। फिर भी समझाता हूँ, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। समझ गया, इमरान ने बड़ी विनम्रता से कहा और फ़ोन काट दिया। उसने फिर किताब उठा ली और उसी तरह मशगूल हो गया जैसे कोई बात ही ना हो। थोड़ी देर बाद घंटी फिर बजी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया और झल्लाई हुई आवाज़ में बोला, अब मैं ये टेलीफोन किसी यतीम खाने को प्रेजेंट कर दूंगा, समझे? मैं बहुत ही मकबूल आदमी हूँ। क्या मैंने मकबूल कहा था? मकबूल नहीं, मशगूल आदमी हूँ। तुमने अभी किसी रकम की बात की थी? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कलम नहीं, फाउंटेन पेन, इमरान ने कहा। वक्त बर्बाद मत करो। दूसरी तरफ से झल्लाई हुई आवाज़ आई। हम भी उसकी कीमत 10,000 लगाते हैं। वेरी गुड, इमरान बोला। चलो तो ये तय रहा, बैग तुम्हें मिल जाएगा आज रात को। क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो? इमरान ने पूछा। उसी तरह जैसे पहली उंगली दूसरी उंगली को जानती है। गुड, इमरान चुटकी बजाकर बोला। तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ? तुम? हाँ, मैं। रेस कोर्स बड़ी सुनसान जगह है। अगर बैग लेकर तुमने मुझे ठाई कर दिया तो मैं किससे फरियाद करूँगा? ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैं बताऊं? तुम अपने किसी आदमी को रुपए देकर टिप टॉप नाइट क्लब में भेज दो। मैं मधुबाला की जवानी की कसम खाकर कहता हूँ कि बैग वापस कर दूंगा। अगर कोई शरारत हुई तो मुझे मुर्गा बना देना। अच्छा, लेकिन ये याद रहे कि तुम वहाँ भी रिवॉल्वर की नाल पर रहोगे। फिक्र ना करो, मैंने आज तक रिवॉल्वर की शक्ल नहीं देखी। इमरान ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया और जेब से चिंगम का पैकेट तलाश करने लगा। ठीक 8 बजे के करीब इमरान अपनी बगल में एक चमड़े का हैंडबैग दबाए टिप टॉप नाइट क्लब पहुंच गया। करीब करीब सारी मेज़ें भरी हुई थीं। इमरान ने बार के करीब खड़े होकर मजमे का जायज़ा लिया। आखिर उसकी नज़रें एक मेज़ पर रुक गई जहां लेडी जहांगीर एक नौजवान औरत के साथ बैठी जर्द रंग की शराब पी रही थी। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेज़ के करीब पहुंच गया। आहा, माई लेडी, वह ज़रा झुक कर बोला। लेडी जहांगीर ने दाहिनी भौं चढ़ाकर उसे तीखी नज़रों से देखा और फिर मुस्कुराने लगी। हेलो इमरान, वह अपना दाहिना हाथ उठाकर बोली। तुम्हारे साथ वक्त बड़ा अच्छा गुजरता है। यह है मिस तस्नीम, खान बहादुर जफ़र तस्नीम की साहबजादी। और ये अली इमरान, एमएससी पीएचडी। इमरान ने बेवकूफ़ों की तरह कहा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, तस्नीम बोली। लहजा बेवकूफ़ बनाने का सा था। मुझे अफसोस हुआ। क्यों? लेडी जहांगीर ने हैरत ज़दा आवाज़ से कहा। मैं समझता था कि शायद इनका नाम गुलफाम होगा। क्या बेहूदगी है! लेडी जहांगीर झुंझला गई। सच कहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा ही मालूम हुआ था। तस्नीम इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ये तो किसी ऐसी लड़की का नाम हो सकता है जो तपेदिक की मरीज़ हो। तस्नीम, बस नाम की तरह कमर झुकी हुई। तुम शायद नशे में हो। लेडी जहांगीर ने बात बनाई। लो और पियो। फालूदा है? इमरान ने पूछा। डियर तस्नीम, लेडी जहांगीर जल्दी से बोली, तुम इनकी बातों का बुरा ना मानना, ये बहुत मजाक करते हैं। ओह इमरान, बैठो ना। बुरा मानने की क्या बात है? इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं इन्हें गुलफाम के नाम से याद रखूँगा। तस्नीम बुरी तरह झेप रही थी और शायद अब उसे अपने रवैये पर अफसोस भी था। अच्छा, मैं चली, तस्नीम उठती हुई बोली। मैं खुद चला, इमरान ने उठने का इरादा करते हुए कहा। माय डियर्स, तुम दोनों बैठो। लेडी जहांगीर दोनों के हाथ पकड़कर झूमती हुई बोली। नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, तस्नीम ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। वहाँ से चली गई। और मैं? इमरान सीने पर हाथ रखकर बोला। तुम पर 1000 काम कुर्बान कर सकता हूँ। बको मत झूठे, तुम मुझे खामा का गुस्सा दिलाते हो। मैं तुम्हें पूछता हूँ स्वीटी, मगर इस बुड्ढे की ज़िंदगी में तुम फिर मेरा मजाक उड़ाने लगे? नहीं डियरेस्ट, मैं तेरा चांद, तू मेरी चांदनी। नहीं दिल का लगाना। बस बस, कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा चीप हो जाते हो। आई एम सॉरी, इमरान ने कहा और उसकी नज़र करीब ही एक मेज़ की तरफ उठ गई। यहाँ एक जानी पहचानी शक्ल का आदमी उसे घूर रहा था। इमरान ने हैंड बैग मेज़ पर से उठाकर बगल में दबा लिया। फिर अचानक सामने बैठा हुआ आदमी उसे आँख मारकर मुस्कुराने लगा। जवाब में इमरान ने बारी बारी उसे दोनों आंखें मार दी। लेडी जहांगीर अपने गिलास की तरफ देख रही थी और शायद उसके जहन में कोई इंतहाई रोमांटिक जुमला कुलबुला रहा था। मैं भी आया, इमरान ने लेडी जहांगीर से कहा और उस आदमी की मेज़ पर चला गया। लायो, उसने आहिस्ता से कहा। यह क्या रहा? इमरान ने हैंडबैग की तरफ इशारा किया, फिर बोला, तुम लाए हो? हाँ हाँ, उस आदमी ने हैंडबैग पर हाथ रखते हुए कहा। तो ठीक है, इमरान ने कहा, इसे संभालो और चुपचाप खिसक जाओ। क्यों? वह उसे घूरता हुआ बोला। कप्तान फैयाज को मुझ पर शक हो गया है। हो सकता है उसने कुछ आदमी मेरी निगरानी के लिए लगा दिए हों। कोई चाल? हरगिज़ नहीं। आजकल मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत है। अगर कोई चाल हुई तो तुम बचोगे नहीं। आदमी हैंडबैग लेकर खड़ा हो गया। यार, रुपए मैंने अपना मकबरा बनवाने के लिए हासिल नहीं किए, इमरान ने आहिस्ता से कहा।
फिर वह उस आदमी को बाहर जाते देखता रहा। उसके होंठों पर शरारती मुस्कुराहट थी। वह उस आदमी का दिया हुआ हैंडबैग संभालता हुआ फिर लेडी जहांगीर के पास आ बैठा। वह आदमी हैंडबैग लिए हुए जैसे ही बाहर निकला, क्लब के कार पार्क से दो आदमी उसकी तरफ बढ़े। क्या रहा? एक ने पूछा। मिल गया, बैग वाले ने कहा। कागजात है भी या नहीं? मैंने खोलकर नहीं देखा। गधे हो, वहाँ कैसे खोलकर देखता? लाओ, इधर लाओ, उसने हैंडबैग अपने हाथ में लेते हुए कहा। फिर वह चौंक कर बोला, ओह, ये इतना वजनी क्यों है? उसने बैग खोलना चाहा लेकिन उसमें ताला लगा हुआ था। चलो यहाँ से, तीसरा बोला। यहाँ खोलने की ज़रूरत नहीं। बाहर पहुंचकर वे एक कार में बैठ गए। उनमें से एक कार ड्राइव करने लगा। शहर की सड़कों से गुजरकर कार एक वीरान रास्ते पर चल पड़ी। आबादी से निकल आने के बाद उन्होंने कार के अंदर रोशनी कर दी। उनमें से एक, जो काफ़ी उम्र दराज और अपने दोनों साथियों से ज़्यादा ताकतवर मालूम होता था, एक पतले से तार की मदद से हैंडबैग का ताला खोलने लगा। जैसे ही हैंडबैग का फ्लैप उठाया, पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों आदमी एकदम उछल पड़े। कोई चीज़ बैग से उछलकर ड्राइवर की खोपड़ी से टकराई और कार सड़क के किनारे के एक दरख्त के टकराते हुए बची। रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी, वरना कार के टकरा जाने में कोई कमी नहीं रह गई थी। तीन बड़े बड़े मेंढक कार में उछल रहे थे। बूढ़े आदमी के मुंह से एक मोटी सी गाली निकली और दूसरा हंसने लगा। शाप! बूढ़ा बूढ़ा गले के पूरे जोर से चीखा, तुम गधे हो, तुम्हारी बदौलत। जनाब, मैं क्या करता? मैं उसे वहाँ कैसे खोल सकता था? इसका भी तो ख्याल था कि कहीं पुलिस ना लगी हो। बकवास मत करो, मैं पहले ही इत्मीनान कर चुका था। वहाँ पुलिस का कोई आदमी नहीं था। क्या तुम मुझे मामूली आदमी समझते हो? अब इस लौंडे की मौत आ गई है। अरे तुम गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुक गई। बूढ़ा थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, क्लब में उसके साथ और कौन था? एक खूबसूरत सी औरत, दोनों शराब पी रहे थे। गलत है, इमरान शराब नहीं पीता। पी रहा था जनाब। बूढ़ा फिर किसी सोच में पड़ गया। चलो वापस चलो, वह कुछ देर बाद बोला। मैं उसे वहीं क्लब में मार डालूंगा। कार फिर शहर की तरफ मुड़ी। मेरा ख्याल है कि वह अब तक मर चुका होगा, बूढ़े के करीब बैठे हुए आदमी ने कहा। नहीं, वह तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है, बूढ़ा झुंझला कर बोला। उसने हमें धोखा दिया है तो खुद भी गाफिल ना होगा। तब तो वह क्लब ही से चला गया होगा। बहस मत करो, बूढ़े ने गरज कर कहा। मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा, चाहे वह अपने घर ही में क्यों ना हो। इमरान चंद लम्हे बैठा रहा, फिर उठकर तेज़ी से बाहर निकल गया। उसने क्लब के बाहर एक कार के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। वह फिर अंदर वापस आ गया। कहाँ भागते फिर रहे हो? लेडी जहांगीर ने पूछा। उसकी आंखें नशे से बोझल हो रही थी। ज़रा खाना हजम कर रहा हूँ, इमरान ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। लेडी जहांगीर आंखें बंद करके हंसने लगी। इमरान की नज़रें बदस्तूर घड़ी पर जमी रहीं। वह फिर उठा। अब वह टेलीफोन बूथ की तरफ जा रहा था। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए और माउथ पीस में बोला, हेलो सुपर फैयाज, मैं इमरान बोल रहा हूँ, बस अब रवाना हो जाओ। रिसीवर रखकर वह फिर हॉल में चला आया, लेकिन वह इस बार लेडी जहांगीर के पास नहीं बैठा। चंद लम्हे खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर एक ऐसी मेज़ पर जा बैठा जहाँ तीन आदमी पहले से ही बैठे हुए थे और ये तीनों उसके परिचित थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। शायद 15 मिनट तक इमरान उनके साथ कह ही लगाता रहा, लेकिन इस दौरान बार बार उसकी नज़र दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। अचानक उसे दरवाजे में वो बूढ़ा दिखाई दिया जिससे उसने कुछ दिन पहले कागजात वाला हैंडबैग छीना था। इमरान और ज़्यादा डूब कर गुफ्तगू करने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने अपने दाहिने कंधे में किसी चीज़ की चुभन महसूस की। उसने कनखियों से दाहिनी तरफ देखा। बूढ़ा उससे लगा हुआ खड़ा था। उसका बायां हाथ कोट की जेब में था और उसी जेब में रखी हुई कोई सख्त चीज़ इमरान के कंधे में चुभ रही थी। इमरान को यह समझने में कठिनाई न हुई कि वो रिवॉल्वर की नली ही हो सकती है। इमरान साहब, बूढ़ा बड़ी विनम्रता से बोला, क्या आप चंद मिनट के लिए बाहर तशरीफ़ ले चलेंगे? हाँ चचा जान, इमरान चहक कर बोला, ज़रूर ज़रूर, मगर मुझे आपसे शिकायत है, इसलिए आपको भी कोई शिकायत ना होनी चाहिए। आप चलिए तो, बूढ़े ने मुस्करा कर कहा। मुझे उस गधे की हरकत पर अफसोस है। इमरान खड़ा हो गया, लेकिन अब रिवॉल्वर की नाल उसके पहलू में चुभ रही थी। वह दोनों बाहर आए। फिर जैसे ही वह पार्क में पहुंचे, बूढ़े के दोनों साथी भी पहुंच गए। कागजात कहाँ हैं? बूढ़े ने इमरान का कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। पार्क में सन्नाटा था। अचानक इमरान ने बूढ़े का बायां हाथ पकड़कर थोड़ी के नीचे एक ज़ोरदार घूंसा रसीद किया। बूढ़े का रिवॉल्वर इमरान के हाथ में था और बूढ़ा लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे संभाल लिया। मैं कहता हूँ वह 10,000 कहाँ है? इमरान ने चीख कर कहा। अचानक मेहंदी की बाढ़ के पीछे से 8-10 आदमी उछलकर उन तीनों पर आ पड़े और फिर एक खतरनाक कश्मकश शुरू हो गई। वह तीनों पूरी तरह लड़ रहे थे। फैयाज, इमरान ने चीख कर कहा, दाढ़ी वाला। लेकिन दाढ़ी वाला उछल कर भागा। वह मेहंदी की बाढ़ फलांगने ही वाला था कि इमरान ने रिवॉल्वर से शोला निकला। गोली टांग में लगी और बूढ़ा मेहंदी की बाढ़ में फंस कर रह गया। अरे बाप रे बाप! इमरान रिवॉल्वर फेंक कर अपना मुंह पीटने लगा। वे दोनों पकड़े जा चुके थे। फैयाज बूढ़े की तरफ झपटा, जो अभी भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। फैयाज ने टांग पकड़कर उसे मेहंदी की बाढ़ से घसीट लिया। ये कौन? फैयाज ने उसके चेहरे पर रोशनी डाली। फायर की आवाज़ सुनकर पार्क में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। बूढ़ा बेहोश नहीं हुआ था, वह किसी जख्मी सांप की तरह बल खा रहा था।
इमरान ने झुककर उसकी नकली दाढ़ी नोच डाली। हाय, फैयाज तकरीबन चीख पड़ा। सर जहांगीर? सर जहांगीर ने फिर उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन इमरान की ठोकर ने उसे उठने नहीं दिया। हाँ, सर जहांगीर, इमरान बड़बड़ाया। एक गैर मुल्क का जासूस, कौम फरोश, गद्दार। दूसरे दिन कैप्टन फैयाज इमरान के कमरे में बैठा उसे ताज्जुब की नज़रों से घूर रहा था। इमरान बड़ी संजीदगी से कह रहा था, मुझे खुशी है कि एक बड़ा गद्दार और वतन फरोश मेरे हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। भला कौन सोच सकता था कि सर जहांगीर जैसा इज्जतदार और नेक नाम आदमी भी किसी गैर मुल्क का जासूस हो सकता है। मगर वे कब्र का मुजाविर कौन था? फयाज ने बेसब्री से पूछा। मैं बताता हूँ, लेकिन बीच में टोकना मत। मैं बेचारा अकेले ही ये सब कुछ कर लेना चाहता था, लेकिन मैंने उसका खेल बिगाड़ दिया। पिछली रात वह मुझे मिला था, उसने पूरी दास्तान दोहराई। अब शायद हमेशा के लिए छिप गया है। उसकी बड़ी ज़बरदस्त हार हुई है। अब वह किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहता। मगर वह है कौन? अयाज। चौको नहीं, मैं बताता हूँ। यही अय्याज़ वही आदमी था जो फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी के साथ कागजात समेत सफ़र कर रहा था। आधे कागजात उसके पास थे और आधे सेक्रेटरी के पास। उन पर डाका पड़ा, सेक्रेटरी मारा गया और अय्याज़ किसी तरह बच गया। मुजरिमों के हाथ सिर्फ आधे कागजात लगे। अय्याज़ फॉरेन सर्विस में सीक्रेट सर्विस का आदमी था। वह बच गया, लेकिन उसने ऑफिस को रिपोर्ट नहीं दी। वह दरअसल अपने ज़माने का माना हुआ आदमी था। इसलिए इस शिकस्त ने उसे मजबूर कर दिया कि वह मुजरिमों से आधे कागजात वसूल किए बगैर ऑफिस में ना पेश हो। वह जानता था कि आधे कागजात मुजरिमों के किसी काम के नहीं। वह बाकी आधे कागजात के लिए उसे ज़रूर तलाश करेंगे। कुछ दिनों के बाद उसने मुजरिमों का पता लगा लिया, लेकिन उनके सरगना का सुराग न मिल सका। वह दरअसल सरगना ही को पकड़ना चाहता था। दिन गुजरते गए, लेकिन अय्याज़ को कामयाबी ना हुई। फिर उसने एक नया जाल बिछाया। उसने वह इमारत खरीद ली और उसमें अपने एक वफादार नौकर के साथ ज़िंदगी बसर करने लगा। उस दौरान उसने अपनी स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए एक कब्र बनाई और वह सारा मैकेनिज्म तरतीब किया। अचानक उसी ज़माने में उसका नौकर बीमार होकर मर गया। अय्याज़ को एक दूसरी तरकीब सूझ गई। उसने नौकर पर मेकअप करके उसे दफन कर दिया और उसके भेस में रहने लगा। इस कार्रवाई से पहले उसने वह इमारत कानूनी तौर पर जज साहब के नाम कर दी और सिर्फ एक कमरा रहने दिया। उसके बाद ही उसने इस इमारत की तरफ मुजरिमों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे तरीके अपनाए कि मुजरिमों को यकीन हो गया कि मरने वाला सीक्रेट सर्विस का ही आदमी था और बाकी कागजात पर उसी इमारत में कहीं छिपा कर रख गया है। अभी हाल ही में उन लोगों की पहुंच उस कमरे तक हुई जहां हमने लाशें पाई। दीवार वाले खुफिया खाने में सचमुच कागजात थे। उसका इशारा भी उन्हें अय्याज़ की तरफ से मिला था। जैसे ही कोई आदमी खाने वाली दीवार के नज़दीक पहुंचता था, अय्याज़ कब्र के पत्थर के नीचे से डरावनी आवाज़ें निकालने लगता था और दीवार के करीब पहुंचा हुआ आदमी सहम कर दीवार से चिपक जाता। उधर अय्याज़ कब्र के अंदर से मैकेनिज्म को हरकत में लाता और दीवार से 3 छुरियाँ निकलकर उनकी कमर में धंस जाती। ये सब उसने सिर्फ सरगना को पकड़ने के लिए किया था, लेकिन सरगना मेरे हाथ लगा। अब अय्याज़ शायद ज़िंदगी भर अपने बारे में किसी को बता ना सके। और कैप्टन फैयाज़, मैंने उससे वादा किया है कि उसका नाम केस के दौरान कहीं ना आने पाएगा, समझे? और तुम्हें मेरे वादे का ख्याल करना पड़ेगा। तुम अपनी रिपोर्ट इस तरह बनाओ कि इसमें कहीं एक आग वाली महबूबा भी ना आने पाए। वह तो ठीक है, फयाज जल्दी से बोला। वो 10,000 रुपये कहाँ हैं जो तुमने सर जहांगीर से वसूल किए थे? हाँ ठीक है, इमरान अपनी आंखें फिराकर बोला। आधा आधा बांट लें क्यों? बकवास है, उसे मैं सरकारी तहवील में दे दूंगा, फयाज ने कहा। हरगिज़ नहीं। इमरान ने झपट कर चमड़े का वह हैंडबैग मेज़ से उठा लिया जो उसे पिछली रात सर जहांगीर के एक आदमी से मिला था। फयाज ने उससे हैंडबैग छीन लिया और फिर उसे खोलने लगा। खबरदार, होशियार। इमरान ने चौकीदारों की तरह हाक लगाई, लेकिन फयाज हैंडबैग खोल चुका था। और फिर जो उसने अरे बाप रे कहकर छलांग लगाई तो एक सोफे पर जाकर पनाह ली। हैंडबैग से एक स्याह रंग का सांप निकलकर फर्श पर रेंग रहा था। अरे खुदा तुझे गारत करे, इमरान के बच्चे कमीने! फयाज सोफे पर खड़ा होकर दहाड़ा। सांप फन काटकर सोफे की तरफ लपका। फयाज ने चीख मारकर दूसरी कुर्सी पर छलांग लगाई। कुर्सी उलट गई और वह मुंह के बल फर्श पर गिरा। इस बार अगर इमरान ने फुर्ती से अपने जूते की एड़ी सांप के सिर पर न रख दी होती तो उसने फयाज को डसी लिया होता। सांप का बाकी जिस्म इमरान की पिंडली से लिपट गया और उसे महसूस होने लगा जैसे पिंडली की हड्डी टूट जाएगी। ऊपर से फयाज उस पर घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने दोनों से अपना पीछा छुड़ाया। तुम बिल्कुल पागल हो, दीवाने, वहशी, फयाज हाँफता हुआ बोला। मैं क्या करूं जाने मन। खैर अब तुम इसे सरकारी तहवील में दे दो। अगर कहीं मैं रात को ज़रा सा भी चूक गया होता तो उसने मुझे अल्लाह मियाँ की तहवील में पहुंचा दिया था। क्या सर जहांगीर? हाँ, हम दोनों में मेंढकों और सांपों का तबादला हुआ था, इमरान ने कहा और अपने खास अंदाज में चिंगम चबाने लगा। उसके चेहरे पर फिर वही पुरानी हिमाकत दिखाई देने लगी। समाप्त।